अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीडी टेक। आज हम पढ़ेंगे वेव्स और टाइप्स ऑफ वेव एंड स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कशन फॉर एमडी के एनम्स 2025। आइए अपनी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ वेव इज कॉल्ड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का एक वेव में, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको पता है तो फ्रीक्वेंसी ये नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड होते हैं, हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का मीन पोजीशन से, तो हम उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और वेवलेंथ जो है, जो डिस्टेंस कवर करता होता है वेव का, हम उसे वेवलेंथ कहते हैं। और जो डी नन ऑफ दिस, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा पार्टिकल का, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन अ ट्रांसफर वे द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड ट्रफ इज इक्वल टू। कि जो डिस्टेंस होता है ट्रांसफर्स वे में क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि ट्रांसवर्स वे हम किसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वे आपको पता है, जो ये ट्रांसवर्स वेव है ये टाइप है प्रोग्रेसिव वे का। ठीक है, ये किसका टाइप है? प्रोग्रेसिव वे का। ये मूव करता है क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, यानी इसमें इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ये मैं एक ट्रांसवर्स वे ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्रेस्ट ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये ऐसे मूव करती है। जो अपर पार्ट होता है हम उसको क्या कहते हैं? क्रेस्ट। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है हम उसको क्या कहते हैं? ट्रफ। तो इसमें जो एंगल होती है ये क्या है? मीडियम। ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट है। और ये पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट कर रहे हैं, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये मीडियम है ना, इससे वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल आगे और पीछे। ये इसमें जो एंगल बनेगी वो 90 बनेगी। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ट्रांसफर वे में डिस्टेंस होता है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, वो किसके बराबर होता है? सबसे पहले आपको क्रेस्ट और ट्रफ में डिफरेंस आना चाहिए कि क्रेस्ट और ट्रफ हम किसको कहते हैं। ठीक है, क्रेस्ट जो है ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव है, इसको आप ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। और जो ट्रफ है इसको हम क्या कहते हैं? लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव। क्या? लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव, हम इसको ट्रफ कहते हैं। और इसको जो कहते हैं, ये ऊपर की साइड है ना क्रेस्ट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कहते हैं पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रेस्ट। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रेस्ट। ये होता है मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, हम उसको क्या कहते हैं? ट्रफ। और जो मैं ये पॉइंट बताने जा रहा हूँ क्रेस्ट को, ये क्रेस्ट जो है कॉन्वेक्स है बाय नेचर। ये क्वेश्चन एमडीकेट में आया हुआ है, कॉन्वेक्स बाय नेचर। ठीक है, मेरा पर्पज़, और इसको कहते हैं कॉनकेव बाय नेचर। ये क्या है? कॉनकेव है बाय नेचर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं। तो मेरा डिस्कशन का मेन पर्पज़ यही है कि आप एक क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चन आप सीख जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये ऑनलाइन टेस्ट बनाता तो आप बस, अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता, अगर आता आपको एक ही पॉइंट, डिस्कशन का मेन यही पर्पज़ है कि आप एक काफ़ी पॉइंट्स जो है आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि ट्रांसवर्स वे में जो डिस्टेंस होता है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, वो किसके बराबर होता है। हमने ये डिफरेंस पढ़ लिया क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में। अब हमें बता रहा है कि जो है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में क्या डिस्टेंस होता है। आपको पता है जो
पॉइंट्स इन फेज़ होती हैं, यानी सेम प्लेन में होती हैं, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा के बराबर होता है। यानी ये जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट हमारा डिस्टेंस बनेगा वो कितने के बराबर आएगा, लेमडा के। यानी ये इन फेज़ है, ये क्रेस्ट है और ये दूसरा क्रेस्ट, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस आएगा ऐसे, वो लेमडा के इक्वल होगा, ठीक है। और जो क्रेस्ट और ट्रफ, यानी क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा लेमडा बाय 2। कैसे, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, यानी हाफ वेवलेंथ, उसमें जो डिस्टेंस बनेगा वो हाफ वेवलेंथ के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर बी लेमडा बाय 2, ऑप्शन नंबर डी 2 लेमडा, ऑप्शन नंबर सी लेमडा बाय 4। तो हमने मालूम किया जो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होता है वो लेमडा बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इफ़ 20 वेव्स पास थ्रू अ मीडियम इन 1 सेकंड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 20 वेव्स पास हो रही हैं मीडियम में 1 मिनट में, ठीक है। उसकी स्पीड जो है v मीटर पर सेकंड के साथ, तो वेवलेंथ क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, कि नंबर ऑफ जो वेव्स हमें गिवन है वो 20 हैं, टाइम कितना गिवन है 1 सेकंड, ये एक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पीड क्या है वेव की, वो भी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आइए आपने जो है ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेमडा पूछ रहा है, वेवलेंथ क्या होगा, स्पीड दे के और नंबर ऑफ वेव्स यानी फ्रीक्वेंसी दे के हमें वेवलेंथ पूछ रहा है। तो जो ये वेवलेंथ होगा वो होगा स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी के इक्वल, ठीक है। तो आइए ये सवाल का स्पीड हमें कितनी गिवन है 20 और फ्रीक्वेंसी भी 20, ये 20 से कैंसिल, हमारा आंसर 1 आएगा, 1 मीटर हमारा ये क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला आपने याद करना है, ये स्पीड आवे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्पीड आवे जो फिर टाइम है इनवर्स है किसका, फ्रीक्वेंसी का, तो लेमडा बाय टी, ये भी फार्मूला याद कर लें आप, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दे रहा हूँ आपको जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो भी आपको मैं 20 दे रहा हूँ, ठीक है। तो फाइंड, और जो स्पीड है वो भी 20 आपको दे रहा हूँ, और अब हम वेवलेंथ में पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होगा, तो आइए ये साम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, v इज़ इक्वल टू लेमडा बाय टी। तो आपको टी फाइंड करना है, लेमडा v इंटू टी ये आएगा, तो स्पीड कितनी है 20 इंटू टाइम पीरियड भी 20, ये जो आंसर बनेगा वो हमारे क्या आएगा, वेवलेंथ के इक्वल आएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड ऑफ से रिलेटेड कुछ MCQs। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में करा, द फेज एंगल ऑफ 270 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू अ पाथ डिफरेंस ऑफ, के जो फेज एंगल है 270 डिग्री वो किसके कितने पाथ डिफरेंस के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए लेमडा बाय 4, ऑप्शन नंबर बी लेमडा बाय 2, ऑप्शन नंबर सी 3 लेमडा बाय 4, ऑप्शन नंबर डी 2 लेमडा। तो आपको ये आना चाहिए कि जब हमें इतनी फेज़ एंगल है गिवन है तो उसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये भी आपको याद करना है। मैं आपको बताता हूँ सारे वैल्यू फेज़ एंगल के कि उसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसमें जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा। पाथ डिफरेंस, जब हमें फेज़ एंगल 90 डिग्री गिवन हो, जब हमें फेज़ एंगल 90 डिग्री गिवन हो और 180 गिवन हो और 270 गिवन हो और 360 गिवन हो, तो कितने बनेंगे पाथ डिफरेंस, इसमें कितने के इक्वल होगा। यानी 90 डिग्री जो फेज़ एंगल है वो लेमडा बाय 4 पाथ डिफरेंस के इक्वल है, 180 जो है वो लेमडा बाय 2 के इक्वल है पाथ डिफरेंस के, 273 लेमडा बाय 4 के इक्वल है, और जो 360 है ये लेमडा के इक्वल है, ठीक है। तो ये फेज़ एंगल पाथ डिफरेंस, जब आपको 90 फेज़ एंगल गिवन हो तो पूछ रहा है पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो लेमडा बाय 4। जब 180 आपको फेज़ एंगल दे रहा है, पाथ डिफरेंस पूछ रहा है, तो लेमडा बाय 2।
अगर आपको पाथ डिफरेंस 3 लेमडा बाय 4 दे रहा है और पूछ रहा है फेज एंगल तो 270 होगा। आपको ऐसे ये याद करना है। 360 आपको फेज एंगल गिवन हो तो पाथ डिफरेंस लेमडा के इक्वल आएगा। आइए अपनी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ऑप्शन लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 4, डी लेमडा बाय 2। तो ये लेमडा बाय 4 जब 90 एंगल थी, लेमडा बाय 2 जब 180 एंगल थी, जब 270 थी तो 3 लेमडा बाय 4 के इक्वल था फेज जो है पाथ डिफरेंस। तो ये हमारा आंसर बनेगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट फेमस है और जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं, रिलेटेड है इस वेव से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि फेज़ क्या है, फेज़ डिफरेंस क्या है, और जो है पाथ डिफरेंस क्या है, टाइम डिफरेंस क्या है। आइए ये मैं डिस्कस करता हूँ कि फेज़ डिफरेंस क्या है। ये मेरा आपको बताने का पर्पज़ ये है कि आपको फेज़ एंगल दे रहा है और पाथ डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको आना तो चाहिए ना कि फ़ेज़ हम किसको कहते हैं, पाथ डिफरेंस हम किसको कहते हैं, ये आपको लाजमी आना चाहिए। ठीक है, तो आइए फेज़ की तरफ जाते हैं कि फ़ेज़ हम किसको कहते हैं। ये जो फेज़ है इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, यानी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन विद रेस्पेक्ट मीन पोजीशन। जो मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट होता है स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, हम उसको फेज़ कहते हैं। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का पर्पस क्या है? जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो हो रहे हैं पार्टिकल्स की मूवमेंट, उसको हम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं? फेस। यानी जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन इज कॉल्ड फेस। फेस को जो डिनोटेड करते हैं हम वो किससे? थीटा से हम इसको शो करते हैं। ठीक है, और फेस को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फेज इज़ एन एंगल विच स्पेसिफाई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन। जो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन को शो कर रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट को जो एंगल है हम उसको क्या कहते हैं? फेज। ये भी आप मैं बताता हूँ। फेज इज़ एन एंगल which specify instantaneous displacement and direction। जो इस ठीक है, जो एंगल है एक जो स्पेसिफाई करिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को, हम उसको क्या कहते हैं? फेज़। आइए हम फेज़ डिफरेंस की तरफ जाते हैं कि फेज़ डिफरेंस किसको कहते हैं। फेज़ हमने पढ़ लिया और अब पढ़ेंगे फेज़ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। फेज़ डिफरेंस को जो हम डिनोट करते हैं वो डेल्टा फाई के साथ हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फेज़ डिफरेंस हमें बताता है कि एक वेव है ना, ये एक वेव है, फॉर एग्जांपल एक मीडियम में मूव कर रही है ऐसे, और ये दो सेकंड वेव है ऐसे इस मीडियम में मूव कर रही है, कि ये एक वेव दूसरी वेव के रेस्पेक्ट कितना आगे और पीछे हैं। ये जो है हमें क्या बताता है? फेज़ डिफरेंस हमें ये बताता है। ठीक है, तो यानी it tells us how much one wave is ahead, यानी कितनी आगे है, is ahead or behind in other way to another wave in terms of एंगल के हिसाब से कितने आगे और पीछे है। कैसे?
आपको ये भी मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ कि पॉइंट्स एंगल के हिसाब से कितने आगे और पीछे। ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ऐसे मूव करती है ट्रांसवर्स वेव। ये जो पॉइंट है ये 0 डिग्री को शो कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये किसको 90 डिग्री को शो कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये किसको 180 डिग्री को शो कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये 270 डिग्री यानी फेज़ को शो कर रहा है। 270 डिग्री फेज़ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। और ये जो पॉइंट है वो 360 डिग्री को शो कर रहा है। अगर मैं ये पॉइंट इधर ये लिखता है, ये ए पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमें बी का नाम देता है, इसको सी का, इसको डी का, और इसको ई का। तो अगर मैं आपको अगर आपके तरफ क्वेश्चन आए कि व्हाट विल बी द फेज़ एंगल एट पॉइंट सी, तो फेज़ एंगल के पॉइंट कितनी हो गई, फेज़ एंगल कितनी होगी पॉइंट सी की तरफ 180, और ई पे जो फेज़ एंगल होगी पॉइंट ई पे वो कितनी होगी 360। ये क्या है, ये फेज़ एंगल है। और फेज़ डिफरेंस, अब ये फेज़ डिफरेंस के हिसाब से अगर दो वेव मूव कर रही हैं तो वो हमको बताएंगे एंगल के हिसाब से कि कितने आगे और पीछे हैं। तो अब हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। फेज़ डिफरेंस को डेल्टा फाई से शो कर दें, और फेज़ डिफरेंस का एक फार्मूला भी है। क्या फार्मूला है, जो फेज़ डिफरेंस है वो बराबर होता है जो फेज़ एंगल होती है फाई सेकंड वेव की और फर्स्ट वेव की, उसका डिफरेंस होता है। ये क्या है, फेज़ एंगल ऑफ सेकंड वेव, ठीक है, फेज़ एंगल ऑफ सेकंड वेव। और ये किसका है, फर्स्ट वेव का जो है फेज़ है, फेज़ एंगल है फर्स्ट वेव की। तो ये फार्मूला है फेज़ एंगल का। और हम पढ़ेंगे पाथ डिफरेंस क्या है। ये टर्म आपको याद आने चाहिए क्योंकि ये कुछ डिफ़िकल्ट है ना। पाथ डिफरेंस हम किसको कहते हैं, ठीक है। पाथ डिफरेंस जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। पाथ को डिफरेंस को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के। ये पाथ डिफरेंस जो है ये एक डिस्टेंस से दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, जो हम मेजर करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। फॉर एग्जांपल हमने लैम्डा पढ़ लिया ना, शायद दूसरे क्वेश्चन में हमने लैम्डा पढ़ लिया। ये भी हमें जो है वही पाथ डिफरेंस था, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, मेजर्ड along the direction of propagation, हम इसको क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें फेज़ एंगल गिवन है कि इस पॉइंट पे कितना जो है पाथ डिफरेंस होगा इस पे, यही हमारा पाथ डिफरेंस है, ठीक है, जो हमें डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू ट्रफ, जो क्रेस्ट टू ट्रफ डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमने कितना फाइंड किया, वो हमने फाइंड किया लैम्डा बाय 2 के बराबर। ये हमारा क्या है, ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है। आपको इसको ऐसे भी कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। और आखिरी टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है, टाइम डिफरेंस। क्या, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी के साथ। टाइम डिफरेंस जो है, टाइम टेकन बाय वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस। टाइम टेकन बाय अ वेव, यानी बाय द वेव टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जो टाइम लेती है वे मूव करने का, उसको हम क्या कहते हैं, पाथ टाइम डिफरेंस हम उसको कहते हैं अनदर पॉइंट से, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस
का वैल्यू क्या होगा इसी एंगल पे, तो ये मैं भी इसका भी ग्राफ जो है ड्रा करता हूँ। ये एक मीडियम है, ये इसका जो है डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। एक ट्रांसवर्स वेव लेते हैं जो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में जो है मूव कर रही होती है। ये हमारी पॉइंट ए है और ये हमारी पॉइंट बी और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट क्या है हमारी डी और ये हमारे पॉइंट ई है। ठीक है, आप इसको इससे भी रिप्रेजेंट। अब इसको ये बी है, इधर लें पॉइंट पास सेम है। ठीक है, ये इस पे जो टाइम होगा वो हमारा 0 होगा और बी पे जो टाइम होगा वो T/4 होगा और सी पे जो टाइम होगा वो T/2 होगा और डी पे जो टाइम होगा 3T/4 होगा और ई पे जो हमारा टाइम बनेगा वो T के इक्वल आएगा। तो ये एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है, टाइम डिफरेंस को। ठीक है, ये आपने इसकी सारी टर्मिनोलॉजी याद कर ली कि फ़ेज़ किसको कहते हैं, फ़ेज़ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है और टाइम डिफरेंस क्या है। मैं आपको एक टाइम डिफरेंस भी बताने जा रहा हूँ और टाइम जो होता है फ़ेज़ डिफरेंस। ठीक है, आपने ये याद करना है। फ़ेज़ डिफरेंस का फार्मूला भी होता है, उससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप इतना जो है क्या कर लें, अपने माइंड में रख लें। ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आइए, हमें क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। फेज एंगल हमें गिवन थी कि पाथ रेफरेंस पूछ रहा था वो कितना था। मैं इस सारों का वैल्यू हम आपको बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन अज्यूम दैट प्रोपोगेशन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस अंडर द ऑप्शन नंबर आइसोथर्मल कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी एडियाबैटिक कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी आइसोबैरिक कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी आइसोकोरिक कंडीशन। आइसोथर्मल जो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जो है बताया था वो आइसोथर्मल कंडीशन पे ही बताया था और उसको जो है करेक्शन की थी लेप्लास ने। वो किस कंडीशन पे की उसने, एडियाबैटिक कंडीशन पे। तो न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड जो एज्यूम की थी वो आइसोथर्मल कंडीशन पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। द वेव प्रोपेगेटिंग ऑन वाटर सरफेस आर, जो वेव होती हैं प्रोपेगेट कर रही होती हैं सरफेस, वाटर की सरफेस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन नंबर अनऑडिबल, ऑप्शन नंबर सी लॉन्गिट्यूडिनल, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसवर्स। ठीक है, तो जो वेव होती हैं सरफेस ऑफ वाटर पे मूव करती हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं बाय द नेचर। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज एफ एंड वेलोसिटी इज वी। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 8f वेलोसिटी विल बी। जो है फ्रीक्वेंसी साउंड की है वो f है और वेलोसिटी v है। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है 8f तक तो वेलोसिटी क्या होगी। ऑप्शन नंबर 8 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी सी टाइम्स और 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट। जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो एफ है और वेलोसिटी वी है, सेम मीडियम है। ये कंडीशन आपको याद करनी है। मीडियम कौन सा है, मीडियम सेम मीडियम है हमारा। ठीक है, तो आपको पता है सेम मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है साउंड की, तो वो क्या होगी, रिमेन सेम और कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वेन ट्रांसफर वे और लाइट, यानी ट्रांसफर वे जो लाइट है मूव कर रही है फ्रॉम एयर टू सॉलिड मीडियम, देन ऑप्शन नंबर ए स्पीड इंक्रीजेज एंड वेवलेंथ डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी स्पीड डिक्रीजेज एंड वेवलेंथ इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर डी स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ इंक्रीजेज। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन है कि जब मीडियम चेंज होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, जब ट्रांसफर वे मूव करती है तो क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, ये आपको याद करना है। जो हम ट्रांसवर्स वे पढ़ते हैं, जब ट्रांसवर्स वे हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो मीडियम का इफ़ेक्ट क्या होगा वेवलेंथ और स्पीड में। ठीक है, तो ट्रांसफर वे का एग्जांपल क्या है, लाइट वे। ठीक है, जब ट्रांसवर्स वे मूव करती हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, ये क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ,
आप ऐसे भी ले सकते हैं, रेयर मीडियम का मिसाल हम एयर लेते हैं और डेंसर मीडियम का मिसाल हम क्या लेते हैं गिलास। एक शीशा जो है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, और रेयर मीडियम क्या है, एयर। जब लाइट एयर से जो है गिलास की तरफ मूव करेगी, क्या लाइट, यानी ये क्या है, लाइट वेव जब एयर से गिलास की तरफ मूव करेंगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड भी डिक्रीज़ होगी और उसकी जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज़ होगी। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या था, जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हैं। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही होंगी अगर लाइट वेव यानी ट्रांसवर्स वेव, तो क्या बनेगा, तो उसमें क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में यानी लाइट अगर मूव कर रही है, डेंसर का मतलब है गिलास से एयर की तरफ, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और वेवलेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये आपको याद रखना है। ये क्या था, ट्रांसवर्स वेव का इफ़ेक्ट था मीडियम का। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव का होगा तो वो डिफरेंस होता है। जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती हैं तो स्पीड इंक्रीज़ होती है और वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज़। जब डेंसर से रेयर की तरफ जाते हैं तो स्पीड डिक्रीज़ और वेवलेंथ बोथ डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जब ट्रांसवर्स वेव मूव फ्रॉम एयर टू सॉलिड मीडियम यानी रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे होते हैं तो क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया कि स्पीड और वेवलेंथ बोथ डिक्रीज़। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ डिक्रीजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। एन ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस, ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल वे, ऑप्शन नंबर बी मेटर वे, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे, ऑप्शन नंबर डी लॉन्गिट्यूडिनल वे। जो ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज हमेशा रिलेटेड आप इसको ऐसे कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो ऑसिलेटिंग चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रेशो बिटवीन आइडियाबैटिक बल्ब मॉड्यूलस एंड आइसोथर्मल बल्ब मॉड्यूलस इज़ इक्वल टू। जो रेशो है एडियाबैटिक बल्ब मॉड्यूलस का और आइसोथर्मल बल्ब मॉड्यूलस का वो किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए गामा बाय 1, ऑप्शन नंबर 1 बाय गामा, ऑप्शन नंबर सी गामा और डी 0। तो वो है इसके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। अगर आपको रेशो पूछ रहा है तो वो होगा गामा रेशो 1। हमें रेशो नहीं पूछ रहा, हमें सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है तो वो होगा गामा रेशो 1 बनेगा रेशो के टर्म्स में। तो अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड फॉलो विच ऑफ फॉलोइंग लॉ। जो न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड का वो किस फार्मूला को किस लॉ को जो है फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी बॉयल्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी कूलम्ब्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी नॉट प्रेडिक्टेबल। तो आपको पता है जो न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड था वो आइसोथर्मल कंडीशंस पे अप्लाई था। जो आइसोथर्मल कंडीशंस होती हैं यानी टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है वो किस में होता है, बॉयल्स लॉ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है परसेंटेज एरर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन न्यूटन फार्मूला एट STP। जो परसेंटेज एरर है स्पीड ऑफ साउंड में न्यूटन फार्मूला में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो कितना है। ऑप्शन नंबर ए 53, ऑप्शन नंबर बी 16%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 20%। जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 16%, ठीक है। परसेंटेज एरर 16 है, अगर एरर पूछता तो वो 53 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज। ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी वेव नंबर, ऑप्शन नंबर डी वेव वेलोसिटी। जो रेसिप्रोकल होता है यानी इनवर्स जो होता है वेव लेंथ का वो क्या होता है, वेव नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऑडिबल साउंड वेव्स डू नॉट कास्ट शेडो बिकॉज। जो ऑडिबल साउंड की वेव्स होती हैं वो शेडो कास्ट नहीं करती बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए वेरी स्मॉल वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर सी वेरी लार्ज वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जो ऑडिबल साउंड जो है शेडो कास्ट नहीं करता इसलिए कि उसकी जो है वेवलेंथ बहुत जो है लार्ज है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा, ठीक है। ऑडिबल साउंड की जो वेवलेंथ होती है ना वो रेंज करती है ऑडिबल
साउंड ऑडिबल साउंड वेव की जो वेव लेंथ होती है वो रेंज करती है किससे 17 मिलीमीटर से 17 मीटर तक। ये बहुत लार्ज है, ठीक है। तो ये कभी भी जो है शेडो कास्ट नहीं करती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ऑडिबल साउंड वेव्स डू नॉट कास्ट शेडो बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। अकाउस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर प्रोडक्शन इन प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर सी सोर्स ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर डी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। जो अकाउस्टिक से वो स्टडी है प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड। तो ऑप्शन नंबर सारे रिलेटेड हैं, बट मोस्ट सूटेबल जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। प्रोडक्शन एंड स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकाउस्टिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू। इंशाल्लाह हम जो है अगले लेक्चर जो है वेव से रिलेटेड करेंगे, जो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव से रिलेटेड। उसमें जो है हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव से रिलेटेड और कुछ डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड, और जो टॉपिक्स हैं रिमेनिंग हुए हम उसका जो है एक ही वीडियो जो है अपलोड करेंगे MCQ डिस्कशन का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।